जटाटवी कलचल प्रवाह पावितस्थले। सर जितना मुश्किल नीट जेई इनको बना रखा है, क्या सच में ये मुश्किल एग्जाम है? एनटीए की औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम देख लेंगे। आज एडटेक के पास बहुत सारा फंड है, मोटिवेशनल चीज़ें आकर के बच्चों को बोलते तो है कि तुम्हें बेटा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बट ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वही क्रिएट करता है। फिजिक्स के पहले वाले लेटर में ही पी छुपा हुआ है। पी फॉर प्रैक्टिस, पी फॉर प्यार एंड डी फॉर फिजिक्स। जो बच्चा फिजिक्स को प्यार से प्रैक्टिस करता है ना, फिजिक्स उसकी हो जाती है। हमें एज अ टीचर कभी भी ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस यही आएगा। जनरेशन है जो अभी कार उनको बढ़िया चाहिए। 2003 से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना। लाइफ बहुत छोटी सी है सर। जब कुंभ में हुआ वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हुई। सडनली सर पहलगाम में अटैक हुआ, पर अहमदाबाद है जो ट्रेन क्रैश हुआ सर, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। सर एक डर का माहौल है बच्चों में। फिजिक्स से मैं प्यार करता हूँ और मैं लोगों को भी फिजिक्स से प्यार करवा सकता हूँ। कौन सा ऐसा हिडन टैलेंट है जो कोई नहीं जानता आपके बारे में? कोची जा रहा है जी, अरे हेन्ने से जाइए ना। हमें मैंने અહીંયા काम नहीं करो, बरका आगी बारिश आगी। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा स्टेट है फील्ड से? हेलो एवरीवन, अनफिल्टर्ड टॉक्स विद NKY के सक्सेसफुल एपिसोड्स के बाद हमने थोड़ा सा एक पॉज लिया था, क्योंकि नीट एग्जाम का आ गया था। उसमें पेपर काफ़ी टफ आया था, बच्चे काफ़ी परेशान थे। ठीक है, बच्चों से ज़्यादा परेशान थे टीचर्स, हम लोग, कि भाई कितने मार्क्स पर बच्चों को कौन से कॉलेज मिलेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब जैसे रिजल्ट आ गया है, बच्चे थोड़े रिलैक्स हो गए हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई है कि किन बच्चों को कॉलेज मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारे साथ हैं एक नामचीन पर्सनैलिटी जिनका बढ़िया तगड़ा नाम है। बच्चे, आपको फिजिक्स ने काफ़ी रुलाया, तो मैंने सोचा अगली बार जब हम साथ में बैठेंगे तो फिजिक्स के सर से ही आपको मिलवाएंगे। कोटा में बच्चों को लगता है कि कोटा में शायद फिजिक्स पढ़ाने वाले तगड़े टीचर होते होंगे, लेकिन कोटा से बाहर भी अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे। और इसी तरह की एक तगड़ी पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवा रहा हूँ आज। सचिन सर, थैंक यू सर। SSP सर के नाम से फेमस है, बाबा SSP, ठीक बोल रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल सर, सही आपका अनफिल्टर्ड टॉक्स विद NKY पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सर का अपना सेटअप है पूरा सूरत में, जी सर, गुजरात में। और सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री में आए, कैसी अभी तक की इनकी जर्नी रही, कौन कौन से स्ट्रगल पॉइंट रहे, तो इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर आज के इस शो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सर, हमारी तरफ से, हमारी पूरे लाइक अनफिल्टर्ड टॉक्स फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री की या नीट फिजिक्स पढ़ाने की आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, ये कैसी रही, कहाँ, कैसे मतलब यहाँ तक आप पहुँचे, कब आपने डिसाइड किया कि मैं टीचिंग के लिए बना हूँ, इस तरह का? तो थोड़ा सा आपका कॉलेज लाइफ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र मुझे ब्रीफ में बताइए। बिल्कुल सर। सर, टीचिंग फील्ड में आना मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा पहले से कोई प्लानिंग नहीं था कि मतलब मैं टीचिंग फील्ड में आऊँगा। यस। बट हर एक इंसान की ना अपनी एक जर्नी होती है। तो मेरे घर की कंडीशंस कुछ ऐसी थी, लाइक व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो मेरे फादर की नौकरी उस लेवल की नहीं थी कि मतलब वो मुझे आगे कंटिन्यू करा सके, पढ़ा पाए। एग्जैक्टली। यस। तो घर के हालात ही सर कुछ ऐसे थे कि मुझे इतना समझ में आ गया था काफ़ी कम समय में कि मुझे सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को। मेरे फादर की कंडीशन वैसी नहीं है कि मतलब मैं हाई फाई कोचिंग में जा सकूँ या बहुत बड़े विद्यालय से पढ़ाई कर सकूँ। मैंने बहुत सिंपल से स्कूल से पढ़ाई करी है 10th क्लास में। तो मैं जो है अपना, मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे खुद से कुछ करना है, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट ही किया है सर कुछ ऐसे जगह से कि मतलब बहुत बेसिक लोगों के घर में जा कर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। तो वो जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी जब मैं 10th क्लास में था और मैं लोगों को पढ़ाता था, छोटे क्लास के बच्चों को। वहाँ से मेरे पास कुछ फीस वगैरह आ जाते थे। 10th क्लास पास आउट किया, फिर 11th साइंस 12th साइंस में तो थोड़ा उसमें फ़ीस हाई होता है, तो फिर 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मतलब आज के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्टूडेंट रहें तब भी कोशिश करें कि अगर आप टैलेंटेड हैं और आपका पैशन है टीचिंग, तो दूसरे बच्चों को पढ़ाएं। जैसे सर सब्जेक्ट में भी आपको सपोर्ट मिला होगा? हाँ बिल्कुल। शुरुआत में जैसे मैंने साइंस और मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जब मैं 11th में आया सर, तो आज भले मैं दुनिया के सामने लोग बच्चे मुझे बहुत प्यार से सचिन सर फिजिक्स SSP सर बोलते हैं, बट व्हेन आई वाज इन क्लास 11 सर, मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी सर। मतलब मुझे जो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कुछ समझ में नहीं आता था। वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे मैम लाइन बना के चली जाती थी, तो कुछ समझ में आता नहीं था। मुझे लगता था यार ये ग्राफ कहाँ से आया। तो 11 सर मेरा पूरा बर्बाद था। इनफैक्ट मैं 11th फेल हो चुका हूँ। मतलब 11th में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। बट जब जैसे तैसे हम वो कंप्लीट करते हैं और 12th में आते हैं, तो रियलाइज़ होता है कि यार अगर खुद से करेंगे नहीं, ट्यूशन जा नहीं सकते, तो कैसे होगा। तो मैंने फिर क्या करा सर, पूरी NCERT लाइन बाय लाइन सब कुछ खुद से पूरा कंप्लीट कर डाला। और वहाँ से मतलब मुझे समझ में आ गया कि फिजिक्स मेरा एक प्यार है।
फिजिक्स से मैं प्यार करता हूँ और मैं लोगों को भी फिजिक्स से प्यार करवा सकता हूँ। तो वो जर्नी सर जैसे ही 12th क्लास खत्म होती ये है। वाली बात तो वो हुई कि आपने चीजों को समझा, जी सर। आपने मेहनत की, आपने अपना सब्जेक्ट मजबूत किया, आपने कहा कि मैं फेल हो गया था 11th बिल्कुल में सर, फिजिक्स बिल्कुल। में, उसके बावजूद First, फिजिक्स पढ़ाने हाँ। वाले लोगों में आज आपका बड़ा नाम है। जी सर। तो ये तो हुआ कि आपने खुद पर काम किया, मेहनत की, लेकिन किक कब मिला आपको कि आपको लगा कि मैं मतलब एक नेशनल लेवल पर एक बड़ा नाम बन सकता हूँ, या फिर मैं नेशनल लेवल के ब्रांड में काम कर सकता हूँ, या अपना कोई एक सेटअप नेशनल लेवल पे खड़ा कर सकता हूँ? इस तरह का थॉट प्रोसेस कब से आया, एक किक कब मिला इसका? राइट सर, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट चलता है कि बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हीं बच्चों को कोचिंग भी देना है। एक सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं बहुत अच्छे से मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज ख़त्म करने के बाद वहाँ 4 साल तक काम किया, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। बट ड्यूरिंग दोज सेशंस, मतलब मैं जब क्लास लेता था सर, तो मुझे रियलाइज़ होता था कि यार ये ही क्लासरूम के अंदर 50-60 बच्चों तक ही मैं कैसे सीमित रह सकता हूँ। बिल्कुल। मुझे ऐसा हर वक्त ना सवाल अपने अंदर से खुद से आता था कि यार सचिन, वाई कांट यू टीच मोर देन दिस 60 स्टूडेंट? यस। तो रोज़ की तरह सर मम्मी ने मुझे टिफ़िन बना करके दिया, क्योंकि मेरे 6-7 लेक्चर्स होते थे, 12-1 बजे जो है लंच का टाइम होता था, खाना खाना होता था। रोज़ की तरह मैं कोचिंग के लिए निकला और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि एक लेक्चर लेने के बाद आई रियलाइज़ कि मैं आज जाकर के डायरेक्टर को बोलूँगा कि सर हमें मैंने यहाँ काम नहीं करूँ, ये गुजराती वर्ड है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। तो मैं वहाँ जाता हूँ और सर भगवान की दया से मैं अच्छा ही कर रहा था, इतना अच्छा कर रहा था कि डायरेक्टर्स को हमेशा लगता था कि यार ये बंदा जो है हमारे स्कूल का कोचिंग का पिलर है, इसको देख करके एडमिशन्स आते हैं। बिल्कुल। तो मैं सीधा सर का दरवाज़ा खोलता हूँ और बोलता हूँ कि सर मैं क्विट करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता। और मुझे सर लिटरली कुछ भी नहीं पता है, ना मेरे पास दूसरी कोई जॉब है, ना ही तो मुझे यूट्यूब का सेटअप पता है। बस अंदर की एक आवाज़ थी सर जो मुझे बार बार बोल रही थी कि सचिन, why can't you teach more than this 60-80 student out of this? And there was no thought sir, like अभी आज के समय में कैसा होता है कि हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, उस समय मेरे माइंड में कुछ नहीं था। मुझे बस ये था कि मुझे ये बैरियर को तोड़ना है। या प्री कोविड की बात बता रहे तो उस समय ऑनलाइन में शायद बच्चे उतने पढ़ते भी नहीं कुछ थे। भी नहीं था सर, यूट्यूब का सेटअप वगैरह कुछ नहीं था। तो बस वो मैंने छोड़ा और उसके बाद जहाँ मैं पढ़ाता था उन बच्चों का इतना प्यार मिला कि वो मुझे छोड़े ही नहीं, वो पढ़ने आ जाते थे सुबह मेरे पास कोचिंग में कि नहीं भैया आप ही से पढ़ना है। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने बोला कि सर बहुत अधिक बच्चों तक आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके जो फिजिक्स पढ़ाने का तरीका है बहुत सिंपल लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो उसने कहा कि सर एक मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं और आपका वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं। मैंने कहा अच्छा, इससे बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। ही सेट कि बिल्कुल सर। तो बस ऐसे ही सर शुरुआत हुई। 4-5 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, ना हमारे पास कोई सेटअप है, ना माइक है, कुछ भी नहीं है। बस वो लड़का जो है वीडियो शूट करता है, यूट्यूब पर डालता है, एंड आई कैन नॉट बिलीव ऑन दिस, उस पर सर 400 व्यूज़ आते हैं। और वो मुझे इतनी खुशी देता है, इतनी खुशी देता है वो चीज़ कि मैं 60 स्टूडेंट्स के बजाय 400 लोगों में दिखा हूँ। और उन 400 बच्चों के मैसेज आते थे कि सर और लेक्चर्स डालिए, और लेक्चर्स डालिए। तो सर वो था मेरा किक, जहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ, ज़्यादा लोगों तक आप बच्चों तक पहुँच सकते हो ऑनलाइन। और वो सर वो दौर ऐसा हुआ करता था ना कि जितने भी लोग यूट्यूब पर पढ़ाते थे, वो दौर ऐसा था कि किसी का कुछ ऐसा थॉट नहीं था कि मुझे यूट्यूब से बहुत बड़ा करना है। बस वो थॉट था कि यार मैं कैसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकूँ। वो जर्नी सर 2017-18 वाली ना, वो आज भी बहुत सारे टीचर्स में हम देखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं। अब आजकल लोगों का उद्देश्य है कि बस यूट्यूब पर आना है, हमें पम्प्ड अप होना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, शाम दाम दंड भेद। लेकिन वो जो पोलाइटनेस शुरू में थी वो अब नहीं दिखती। तो आई थिंक जिस ऑनेस्टी के साथ टीचर एग्जैक्टली पढ़ाता कंटेंट, पूरा को, फुल कंटेंट, प्योर कंटेंट, नथिंग उसमें कोई पिचिंग नहीं। यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड सिंपली यू हैव टू टीच। ये मेरा कंटेंट है, और अगर ये कंटेंट बच्चा देखेगा तो उसे फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो वो अब थोड़ा सा कम दिखता है सर। अब क्या लग रहा है कि जो टीचिंग है वो थोड़ा कमर्शलाइज ज्यादा हो गई है? एग्जैक्टली लोग मतलब थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा हो गए, या फिर थोड़ा सा कमर्शलाइज होने का मतलब इन द सेंस कि वो फाइनेंस ढूंढने लग गए उसमें शायद से। हाँ, कुछ इसका आगे चल के क्या होगा, मुझे इसका कुछ आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा। अब जो लोग आ रहे हैं सर, उसका तो सबसे बड़ा मुद्दा यही हो जाता है कि हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। एंड इसमें क्या हो रहा है सर कि जो बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं ना सर, वो उभर के नहीं आ पाते। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आज एडटेक के पास बहुत सारा फंड है। अब वो फंड का इस्तेमाल करते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें आकर के बच्चों को बोलते तो है कि तुम्हें बेटा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बट ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वही क्रिएट करता है। मल्टीपल चीज़ें कटाई जाती हैं, और मल्टीपल चीज़ें कटा कर, क्योंकि सर पता है कि 1.5 घंटे की वीडियो अगर लेक्चर को टीचर डालेगा, वो इतना यूट्यूब पुश नहीं करेगा। यूट्यूब उसी चीज़ को पुश करता है जो थोड़ा सा फनी कैची सा हो कि टीचर ये एग्जैक्टली। तो एजुकेशन कम हो गया है, एंटरटेनमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट स्टिल आई वुड से कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं सर
जो आ रहे हैं और जिनका एक ही मकसद है कि मुझे पढ़ाना है, ऐसे भी लोग हैं, बट वो धीरे धीरे सर सामने आएंगे। इसमें सर एक मुद्दा ये है सर, एक टाइम था जब टीचर्स होते थे, जी सर। ठीक है, फिर एक टाइम हुआ कि इन्फ्लुएंसर भी होते थे, पर इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी अलग थी, टीचर की कैटेगरी अलग थी। अब बहुत मुश्किल से समझ आता है कि भाई ये टीचर है, इन्फ्लुएंसर है, या टीचर कम इन्फ्लुएंसर है, या इन्फ्लुएंसर कम टीचर है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग, पहला। दूसरा, आप खुद को क्या कहना चाहोगे, किस कैटेगरी में रखना चाहोगे? बट आई वुड लव टू से कि यस, प्राउडली सेइंग दैट आई एम टीचर फर्स्ट, और वो रहेगा सर हमेशा, चाहे कुछ भी आगे कितना भी हम लोग अचीव कर ले। इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा मॉडर्न वर्ड हो गया, पहले इसके लिए वर्ड था बाबा, हाँ ठीक है जी सर। तो अब आपके नाम में भी लगा हुआ है, मैंने देखा जी सर। यूट्यूब पे जी सर। कि एसएसपी बाबा, जी सर। ठीक है। तो वो बाबा वर्ड मतलब कब से ऐड होने लगा, कब से आपको बच्चे इस तरह से फॉलो करने लगे कि सर ने जो कह दिया वो हमें फॉलो करना है? क्या बाबा टाइप की फीलिंग सच में आती भी है आपको? नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा टच जो है वो उत्तर प्रदेश बिहार साइड का है, तो वहाँ पर बच्चों को बहुत प्यार से बाबा बोलते हैं, ए बाबा खई मतलब कि ए बच्चे खा ले। तो मेरा ऐसा था कि 2019 की बात है सर, जब मेरा चैनल थोड़ा सा बम्ड हुआ, लाइक हम बहुत क्लोज थे 100K के 1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास। तो उसी वक्त ना बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक था, बोर्ड एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम धीरे धीरे सामने आ रहा था। बिल्कुल। तो मेरा ही चैनल सर पहला ऐसा चैनल था जिसने एपिसोड और सीरीज़ का नाम देना स्टार्ट किया। उसके बाद एडटेक तो बना ही, उसके बाद धीरे धीरे आना सब शुरू हुआ। तो मैंने मेरे चैनल पर सीरीज़ निकाली और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा क्या सीरीज़ दूँ जो बच्चों को ये एहसास दिला दे कि यार इसी सीरीज़ में पूरा फिज़िक्स आ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे स्कूल में, मतलब मैं जहाँ कोचिंग मतलब ले रहा था साथ में, तो वहाँ पर एक टीचर कॉमर्स के हुआ करते थे और वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, चाणक्य चाणक्य। तो मुझे लगा यार चाणक्य कॉमर्स में ही क्यों है, साइंस में क्यों नहीं हो सकता? जैसे कॉमर्स में चाणक्य बहुत फेमस है, तो फिर मैं शुरू करूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए चाणक्य नीति। तो फिर मैंने वो सीरीज़ का नाम दिया चाणक्य नीति और बच्चों को बोला कि बेटा तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बाबा है जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देगा, स्पेशली इन फिजिक्स। तो बाबा एसएसपी लाए हैं आप लोगों के लिए चाणक्य नीति, जो कराएगा आपकी नैया पार सभी एग्जाम में। तो 2019 में वो सीरीज़ सर बहुत पॉपुलर हुई। तो उसका फिर धीरे धीरे वर्जन आया, चाणक्य नीति 2.0, 3.0, 5.0 और अब मेरे चैनल पे 6.0, यानी 6 साल से लगातार हम एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं जिसमें बच्चों को हम फ्री कंटेंट देते हैं। तो वो बाबा शब्द सर वहीं से निकला था कि एक ऐसा बाबा जिसके पास सारी समस्या का समाधान हो, तो वहाँ से निकला। सर आपकी बातचीत से मुझे जो समझ आया वो ये समझ आया कि एक्चुअली कोविड के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेमस हुए या ज़्यादा बच्चा उसको देखने लगा। उससे पहले शायद बच्चा छोड़िए, हम भी यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझते थे, लेकिन आपने इसकी शुरुआत तब कर दी थी प्री कोविड लेवल पे। बिल्कुल सर, ठीक है, प्री कोविड लेवल पे आपने इसकी शुरुआत कर दी थी। और एडटेक कंपनियां भी जो आज बड़े लेवल पे, इनमें से कुछ हुआ ही नहीं करती थी या बिल्कुल कुछ थी एग्जिस्टिंग ही नहीं थी। हाँ कुछ थी तो एडटेक कंपनियां जैसे शुरुआत हो चुकी थी, बट उस लेवल पे नहीं थी। जी सर। ठीक है, आपको कभी नहीं लगता कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है जिसकी वजह से शायद से आप कोई एक कंपनी टाइप बिल्ड कर सकते थे या एडटेक में एक बड़े लेवल पे जा सकते थे? ठीक है, आपका जो पैशन रहा, मुझे अपने ही चैनल पे काम करना है, बच्चों को फ्री कंटेंट देना है, कहीं उससे आपको नुकसान नहीं हुआ प्रोफेशनल लाइफ में? इसका आंसर सर मैं बहुत ऑनेस्टली देना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ अपना ही करना था। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ऐसा आप कह रहे हैं मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बिकॉज आप बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं इस फील्ड में। ऐसा ही और भी बहुत सारे टीचर कहते हैं कि यार एसएसपी सर यू हैव दिस काइंड ऑफ ऑरा, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपने अपना कुछ क्यों स्टार्ट नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 के जब मेरा चैनल हुआ तो बहुत लोगों के लिए ऐसा होता है कि 100 के चैनल हो गया, अब तो हमें क्या करना है कि किसी के साथ मर्ज होना है, हमारे चैनल को सेल कर देना है। बट मेरा सर शुरू से ऐसा था ना कि जो मेरा चैनल है वो मेरी एक बेबी की तरह है, जिसे मैंने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत करके बच्चों का जो प्यार मिला है वो हमेशा से मैंने इंडिविजुअल रखा। तो मैं भले ही बहुत सारे एथिक्स के साथ काम कर लिया, लेकिन मेरी शर्त और कंडीशन हमेशा एक रहती थी कि मेरा जो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, मेरी जो इंडिविजुअलिटी है, जो मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की नींव डाली थी कि मुझे बच्चों की हेल्प करते रहना है थ्रू माय फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब, वो जारी रहेगा है और मेरे लाइफ के आखिरी सांस तक वो रहेगा। तो ये चीज़ सर मैं कभी खोना नहीं चाहता और मुझे लगता है यही मैंने बिल्ड किया है। मेरे लिए एडटेक को बिल्ड करना, एक वो करना, मुझे लगता है सर अभी भी समय है। जिस प्रकार से मैं जा रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ भी जुड़ने का मौका मिल जाए तो हम कुछ अच्छा बिल्ड कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए सर जो मेरा चैनल है अभी वही सब कुछ है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे बिल्ड कर लिया है। सर बीच में अभी बातचीत में आपने बहुत बढ़िया गुजराती बोली। जी सर। ठीक है, एक बार हल्का सा बिहारी का वर्ड भी बोला।
तो आपको देख करके, आपकी पर्सनैलिटी को देख करके लोग जज नहीं कर पाते कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। जी सर। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, तीनों स्टेट का कॉम्बिनेशन कैसे दिखता है आपके पास? सर जैसा कि मैंने बताया कि टीचिंग फील्ड में तो मैं आया, लाइक वो शुरुआत हो चुकी थी पढ़ाने का, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ना मिमिक्री का बहुत शौक है। लाइक अगर मैं किसी को देखूंगा, थोड़ा उसके साथ वक्त बिताऊंगा, तो मुझे उसकी आवाज़ निकालना या वो किस तरीके से बातें करता है, किस तरीके से सोचता है, तो वो मेरे अंदर इनबिल्ट आ जाता है। ओके। तो मेरा जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल। पला बड़ा वहाँ से, फिर यहाँ सूरत में आ गए गुजरात में, तो गुजरातियों का संगत मिला। लेकिन पिछले कई समय से मुझे बिहार में रहने का सौभाग्य मिला। तो जब बिहार गए तो वहाँ का टोन जो है सर पकड़ लिए। रोड पर निकल रहे थे तो रिक्शा वाले भैया मिल जा रहे थे, कौची जा रहा है जी, अरे हेन्ने से जाइए ना, अरे काहे लिए जा रहे हैं जी। तो वो सर वो रोज़ फिट हो गया, तो मेरी मेमोरी कार्ड के अंदर वो चीज़ें इंस्टॉल हो गई। जैसे अभी मैं कुछ दिन अगर राजस्थान में आपके साथ वक्त बिता लूँगा तो मुझे आ जाएगा कि खम्बा गणी बोलना है, कई साल रही हो सोरा बटे सा, बरका आ गई बारिश आ गई, तो थोड़े थोड़े मतलब मुझे वो कैच करते रहता है मेरा दिमाग। तो वहाँ से सर ये चीज़ें हैं कि मतलब मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ की चीज़ें इनबिल्ट मेरे अंदर आने लगती है। ये भी अलग टाइप का टैलेंट है। अदरवाइज मैं भी बहुत सारी जगह काम किया हूँ और मिलते रहते हैं लोगों से, तो उनकी लैंग्वेज मतलब सुनने में समझ आता है। हाँ। लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। जी। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो पार्ट है, अभी जो ऑडियंस है, बच्चा है, किस स्टेट का बच्चा सबसे ज्यादा पसंद करता है आपको? इन तीनों स्टेट्स में से अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा सर बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बच्चा ही ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पसंद भी ज्यादा करता जी होगा। सर। और आपके दिल के सबसे करीब कौन सा स्टेट है इन तीनों में से? तीनों में से लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार और तीसरा आपने कौन सा? जिसको मतलब फीलिंग आती हो कि मेरा स्टेट है। जैसे हम तो राजस्थान में पले बड़े, राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो हम वो सोच नहीं पाते हैं। आप जैसे सोच पाते हो ऐसा? सर ऐसे देखा जाए तो पूरी फीलिंग दोनों मतलब है, तो पूरे भारत से ही बहुत सारे बच्चे जानते हैं, चैनल बड़ा हो गया है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार का जो टच है ना सर वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे किसी लड़की से पूछा जाए कि भाई मायका या ससुराल, तो वो बीच में फंस जाती है कि दिल के कौन ज्यादा करीब है। एग्जैक्टली तो उसका क्वेश्चन अगर ये आंसर जवाब ना दूंगा दिया जाए तो ज्यादा ठीक तो है। वो नाराज हो जाएगा, हाँ। उसका दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर कौन सा ऐसा हिडन टैलेंट है जो कोई नहीं जानता आपके बारे में? एक आपने बताया मिमिक्री वाला, जी सर। उसका एक ट्रेलर हो जाए। आप बोलिए तो मैं नरेंद्र मोदी की आवाज़ और ऋतिक रोशन की आवाज़ से स्टार्ट जो ठीक लगे। जस्ट इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन, ठीक है। आप सब लोगों ने यहाँ पर जो हमारे कैमरा मैन भी हैं, पीछे सब लोग हैं, सब बिल्कुल, लोग बिल्कुल। सबकी लाइफ में ये वाला आया ही होगा जब सब लोगों ने क्रिश आने से पहले कोई मिल गया वाला रोहित देखा होगा। बिल्कुल। ऋतिक रोशन का, मैं बिल्कुल करेक्ट देखा है, गाइस? बिल्कुल ठीक है। तो उसमें वो जो कैरेक्टर था रोहित का, मतलब वो मूवी मुझे पसंद थी, मैं इतने बार देखता था कि वो कैरेक्टर मेरे अंदर इनबिल्ट हो गया। और कई बार सर मैं टीचिंग जब कराता हूँ, जब मुझे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है सर, आप बच्चों के साथ जब कनेक्ट करते हो तो आपको कई बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो बच्चा देखना चाहता है, बच्चा पढ़ भी रहा है बट वो बोर भी हो जाता है बिकॉज स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल। तो मेरी ये आदत है कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं उन्हें ऋतिक रोशन की आवाज़ में सुनाता हूँ। जैसे अभी अगर मान लीजिए कि मैं ऋतिक रोशन ही पॉडकास्ट करने आपके साथ आया हूँ, तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, अरे वाह, थैंक यू सर, आपने मुझे बुला लिया, पापा भी स्पेस में है। थैंक यू पापा, पापा आपने मुझे ये मौका दिया, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। माँ देखो ना, सर के साथ बैठ गया मैं, निशा बहुत खुश होगी। तो ये ऋतिक रोशन की आवाज़ है। बेहतरीन बेहतरीन। थैंक यू सर। सर आगे बढ़ते हैं। तो टैलेंटेड इंसान तो आप हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, और ज़िंदगी में देखो जितनी आगे आप आए हैं, कहीं मुझे लगता है कि कहीं शायद इससे भी आगे आप निकल सकते थे या इससे भी आगे जा सकते थे। और अभी भी आपके पास एज का एडवांटेज है, एज आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है अभी भी आप एक नेक्स्ट जो Thank you, sir. ऊंचाई है वो अपनी ज़िंदगी में छुएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ड्रीम कार आपकी कौन सी है? सर जो कार आपके पास आ जाए वो आपका ड्रीम पूरा हो चुका है। मतलब आपने इतनी कम एज में अपना फ्लैट खरीद दिया, जी सर। ठीक है, मर्सिडीज कार खरीद दी, जी सर। ठीक है, इससे आप कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा सर, लाइक मेरा जो शुरुआत रहा है सर, बहुत ही टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत उस तरीके का रहा है कि मुझे खुद ही काम करना पड़ा है शुरू से। मैं 10th क्लास 9th क्लास तब से काम कर रहा हूँ। तो होता है सर सबका एक सपना कि यार एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, तो दोनों हो गया है। अब अगर आप ये सवाल, इसमें बीवी छूट गई ना वो भी है, नाराज नहीं होगी, वो हो, अच्छी सी फैमिली है सर, छोटी सी। आई एम हैप्पी विथ माय फैमिली ओके, एंड व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड सर। ठीक है। तो कॉलेज लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। Sure, sir. मैडम से मुलाकात कहाँ पर हुई आपकी, और पहले आपने प्रपोज किया है मैडम ने प्रपोज किया, वो थोड़ा सा बताएं। कोचिंग में हुआ था सर पढ़ाते हुए। शी इज़ अ केमिस्ट्री फैकल्टी, ओके और केमिस्ट्री फैकल्टी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। ओके। और फिज़िक्स वाले उस्ताद तो होते ही हैं सर, फिज़िक्स वाले कभी भी लव मैरिज ही करते हैं मोस्टली।
Okay. तो वहाँ से टोन सेट हुआ, बातचीत हुई, दोस्ती हुई। बेहतरीन। प्रपोज करने वाला सर कुछ कभी वैसा था नहीं, लाइक एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगी, बातचीत करते हुए लगा कि यार मेड फॉर ईच अदर है, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। और हम लोगों की लाइफ में, मेरी और उनके लाइफ में एक सिचुएशन भी ऐसी है जहाँ पर हमें लगा कि हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, बिकॉज वी कम फ्रॉम दैट स्टेट सर जहाँ पर इंटरकास्ट को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, तो वो आपने फेस की होगी। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अब ऑल इज सेट। भगवान की दया से सब कुछ सही है, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, सबका के आप साथ दोनों सब के कुछ हो बीच जाएगा। नहीं होनी चाहिए, बाकी तो हमारे बीच तो चलता सर रहता है। बहुत प्यारा है। हाँ, चलता रहता, बाकी कोई बात नहीं। इफ साइलेंस हैड अ वॉइस, वो क्या कहती है आपके लिए? हमेशा यही चीज़ समझ में आता है मुझे, मतलब जो मुझे आवाज़ सुनाई देती है कि तू कर सकता है, तू कुछ करेगा, तू कर सकता है। ये पहले मुझे लगता था जब मैं ऑफलाइन में था कोचिंग में, और वहाँ से निकल करके मैंने यूट्यूब पकड़ा, और पिछले कई समय से मैं एडटेक के साथ काम कर रहा हूँ, और वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ गैप है सर। तो जब भी मैं किसी एडटेक से निकलता हूँ तो मुझे फीलिंग आती है कि यार ये गैप है, इस गैप को तू भर सकता है, तू करेगा, वो फीलिंग आती है सर हर वक्त। सर, मैं अपनी लाइफ, अपनी जर्नी अगर देखूं तो मुझे ये समझ आता है कि हम लोग काफ़ी जब इस फील्ड में काम कर लिए थे, 2003 से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना। जी सर। वहाँ से 2013-14 तक आ जाइए आप, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर जब हम पढ़ा चुके थे, तब हम इस लेवल पर पहुँचे थे जहाँ हम ये सोच पाते कि अपनी एक कार परचेज़ कर लें, अपना एक फ्लैट ले लें, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, जो अभी हम उसके बाद वाली जनरेशन है टीचर्स की, तो वो बहुत जल्द इस पर चली जाती है। मतलब पर्टिकुलरली फ्लैट वगैरह तो छोड़ो, घर वगैरह छोड़ो, लेकिन कार उनको बढ़िया चाहिए। जैसे आपने मर्सिडीज तुरंत खरीदी, जी सर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो एकदम बढ़िया कार रखेंगे। ये मतलब माइंड सेट का चेंज लगता है। हम लोग उस समय, पैसा तो हमको भी मिलता था, तो वो सोच नहीं पाते थे इसलिए नहीं खरीद पाते थे, या पैसा नहीं होता था टीचर्स के पास। आज क्या है, वो सोच पा रहे हैं इसलिए खरीद पा रहे हैं, या पैसा ज़्यादा है? सोच पा रहे हैं सर इसलिए खरीद पा रहे हैं। पैसा तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो समय रहा था उस समय भी बहुत अच्छा खासा था। एंड द सेकेंड थिंग इज सर, टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। जैसे बहुत लोग का माइंडसेट होता है कि मुझे कलेक्ट करके रखना है, बचा करके रखना है फॉर फ्यूचर एंड Saving फ्यूचर में रखना है। एग्जैक्टली। बट मुझे जहाँ तक लगता है, मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, बट मेरा ये बिलीव है कि लाइफ बहुत छोटी सी है सर, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अभी हम लोग जहाँ से, मतलब मैं जहाँ से आ रहा हूँ, सूरत से ही 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अहमदाबाद है, plane जो crash प्लेन हुआ। क्रैश हुआ सर, वो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस एरा। इस जनरेशन के बच्चों को बहुत सारी चीज़ें देखो सर पता चली। जैसे अभी कुंभ में हुआ, सडनली सब लोग गए अध्यात्म की तरफ, वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हुई। फिर ये सडनली सर पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद फिर अभी ये हुआ। तो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं, हम कितनी भी लाइफ में प्लानिंग कर लें सर, बट ईश्वर ने हम लोगों का लाइफ एक फिक्स रखा है कि यार इसके साथ ऐसा ऐसा होना है। तो मैं सर उन चीज़ों में बहुत, मैं अध्यात्म के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मुझे शिव तांडव बहुत अच्छे से याद है, मैं पूरा सुबह रोज पाठ करता हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ करता हूँ। तो मेरे अंदर ना हमेशा वो रहता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट यू हैव। जो अच्छा लगता है कर लो, जो चाहिए आपको ले लो, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आगे क्या मतलब होगा लाइफ पता के नहीं। बारे में तो ठीक है, ऐसा एक पर्चियाँ बनी हुई है, बस वो कब आपका नंबर आ जाए एग्जैक्टली वो वाली एग्जैक्टली, बात है। एंड कीप तो डूइंग आप हार्ड इसमें, वर्क। हाँ, आप इसमें बिलीव करते हैं कि जिंदगी जी जाए और Exactly, एक sir. मीनिंगफुल लाइफ हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, प्रेजेंट में रह के खुश रहिए आप। आपको जो काम ईश्वर ने दिया उसको अपना बेस्ट करते रहो। बिल्कुल। लाइक अगर मैं आज आपके साथ बैठा हूँ तो मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ कि यार मेरे लिए तो ड्रीम हो गया आप जैसी बड़ी फैकल्टी के साथ आना। आप अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किए, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आपके साथ मैं 2 दिन से हूँ, घूम रहा हूँ, बड़े टीचर्स के साथ मिल रहा हूँ, तो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है, और मुझे लगता है यही कुछ इंसान को खुश रखता है, और वो उसके लिए एक अचीवेबल चीज़ है। नहीं, मुझे तो सर एक चीज़ ने ट्रिगर किया, वो चीज़ ये थी कि भाई मुझे पता चला सचिन सर बहुत तगड़ी फिजिक्स पढ़ाते। मैं आपको काफ़ी टाइम से देख Thank रहा you, हूँ, sir. समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। फिर मुझे पता चला कि मैडम केमिस्ट्री पढ़ाती है, तो फिर मुझे समझ आया कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आगे चल के कहीं एक Exactly, institute setup, exactly. डाल लेंगे इस तरह का। मैंने सोचा, तो मैंने कहा सर को बुलाएं एक बार के। बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल ये सर। मजाक था वैसे। चल आगे बढ़ते हैं। इसमें एक रैपिड फायर राउंड का कॉन्सेप्ट है सर। जी सर। उसमें मैं 2 चॉइस आपको दूंगा, कोई एक चॉइस आपको फटाफट पिक करनी है, ठीक है। और एक सिंगल वर्ड उसमें से पिक करना है। ठीक है। क्या ज़्यादा जरूरी है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसिप्लिन और मोटिवेशन? डिसिप्लिन। आपके लिए क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है, व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड? वाइट बोर्ड। क्या ज़्यादा दर्द देता है किसी इंसान को जिंदगी में, फियर या रिग्रेट? रिग्रेट। थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बताएं। ऐसा कुछ है आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिस पे आपको लगता हो कि यार ये शायद मैं करता तो ज़्यादा ठीक होता, कुछ अगर हो तो?
लाइफ में ऐसी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जब आपको लगता है कि यार शायद अगर ये वाला स्टेप लिया होता तो कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन फिर लेटर रियलाइज़ होता है कि आप उस चीज़ के लिए बने नहीं थे, उस चीज़ के लिए कोई और बना हुआ था। तो फिर आप निकल भले जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिंच जरूर करता है, तो वो आपकी ग्रोथ का भी थोड़ा सा वो डिप करता है कि यार आप ये नहीं किए तो ऐसा नहीं हुआ। बट मेरा ऐसा मानना है सर कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो अपने आप नियति आपको उस पाथ पे लेकर के जाएगी। बिल्कुल। बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, रिजल्ट या प्रोसेस? प्रोसेस सर। आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगे, टीचर, यूट्यूबर? टीचर। टीचर। एक दो चीज़ें और हैं जो मतलब फनी वे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस में जानना चाहता हूँ। यामी गौतम सर। यामी गौतम को शायद कम लोग जानते होंगे, तो इस तरह की पसंद आपकी पसंद है जो इन जनरल ज़्यादातर लोगों में मतलब फेमस नहीं है, उसका जी। कोई स्पेसिफिक रीज़न? सर जो सबको पसंद हो वो आपको पसंद आए तो उसका मजा ही मतलब क्या आपको लगता है फिर हम कॉमन मैन हैं, एसएसपी है। बाबा ऐसा वाली सोच फीलिंग नहीं सकते हैं आती? सर, बिल्कुल सोच सकते हैं सर। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। मुझे वो इसलिए भी पसंद है क्योंकि सर उनकी जो सिलेक्शन ऑफ चॉइस मूवी की है ना वो बहुत यूनिक होती है। अभी जैसे एक उन्होंने मुद्दा उठाया था धारा 370 वाली जो मूवी आई थी, उसमें उनका जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने वो फीमेल कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है ना, बहुत पावरफुल, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका वो जो कैरेक्टर है वो बहुत दमदार कैरेक्टर होता है। ओके। और इसी तरह आपकी फेवरेट फिल्म? उरी। उरी अच्छी मूवी थी। और पहलगाम के बाद जैसे ये सिंदूर वाला ऑपरेशन हुआ तो इस पर बेस्ड मूवी आएगी, मज़ा आ जाएगा ठीक सर। है, मज़ा आ जाएगा उसमें। तो बिल्कुल उरी जैसा ही ऑपरेशन हुआ ये, बिल्कुल। उससे तगड़ा हुआ इवन, उससे ठीक तगड़ा है, हुआ। तो उससे तगड़ी मूवी जाएगी और वो भी शायद से आपकी अगली फेवरेट मूवी बनने वाली है, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। बनेगी सर। चलो, देशभक्ति वाली मूवी मतलब आपकी फेवरेट होती है। हाँ जी सर। हीरोइन में आपको जो बताया आपने, इसके अलावा सॉन्ग बताइए आप, फेवरेट सॉन्ग जो अक्सर आप गुनगुनाते हैं। सर अब सच बताऊं तो मतलब आपको लगेगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा उज्जैन आना जाना हमेशा लगा रहता है, हर 2-3 महीने में एक बार चक्कर लग जाता है। तो जब से ये थोड़ा सा रुझान उनकी तरफ हुआ है ना, उसके बाद मुझे ये फिल्मी गाने समझ में नहीं आते। मैं हमेशा जब मेरे पास समय होता है तो मैं संस्कृत के वर्ड्स बहुत याद करता हूँ। जैसे शिव तांडव है तो उसके वो जो वर्ड्स हैं ना सर, वो बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले। फिर ऐसे आदित्य हृदय स्त्रोतम का लाइन है कि ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्यास्ततम रावणम जागृतो दृष्टवा युद्धाय समुपस्थितम। कभी भी आप सुबह जाओ, किसी से मिलना हो, मीटिंग करना हो, तो ये जो श्लोक है ना आपको बहुत पावरफुल और एनर्जी देते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत सर हनुमान चालीसा, शिव तांडव और इन सब से होता है, तो मैं यही गुनगुनाता हूँ। मेरे माइंड में बैक द माइंड ये गाने चलते रहते हैं। सचिन सर, मुझे जो आपके बारे में समझ आया कि अगर सचिन सर को कोई देखता है, यूट्यूब पर देखता है या कहीं कैमरे पर देखता है, ठीक है, तो या फिर आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे देखता है तो उसको लगता है कि ये टीचर है, फिजिक्स के अच्छे टीचर हैं, लेकिन साथ में थोड़ा भैया दीदी स्टाइल के टीचर हैं जी। ऐसा। तो पहली बार में हो सकता है कोई टीचर या बच्चा आपको हल्के में ले सकता है, लेकिन आपके साथ एक बार इंटरेक्ट जब करने Thank you, sir. लगेगा, आपसे बातचीत करने लगेगा, आपसे आपकी क्लास ज्वाइन करने लगेगा, तो आपकी ग्रेविटी जो है ना पर्सनैलिटी की, मैं जब से मिला हूँ, जब से बातचीत होने लगी है, तब से हर रोज मैंने आपके बारे में नई चीजें जानी है। Thank तो you, sir. वो एक ग्रेविटी नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू सो मच। यूजुअली होता ही है कि टीचर ज्यादातर जो करते हैं अपना क्लास लेते हैं, मॉर्निंग खाना खा के घर जाके सो जाते हैं, थोड़ा फैमिली को टाइम देते हैं, इवनिंग क्लास लेते हैं, खाना खा के घर जाके सो जाते हैं। ये उनका शेड्यूल चलता है, मतलब स्किल पर काम नहीं करते हैं। जी सर। हमारी टीचर कम्युनिटी में ये बहुत बड़ी कमी है कि वो स्किल पर काम नहीं करते हैं। इवन बहुत सारे टीचर प्री कोविड लेवल का कंटेंट आज तक भी घिसते रहते हैं, वो अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। Correct. उस तरह की चीज़। लेकिन आपने ये शुरुआत मतलब बिल्कुल उल्टा है आपके केस में। आपने बिल्कुल YouTube पर तब आए या तब से इसकी शुरुआत की जब लोग YouTube के पर नहीं थे या नहीं जानते थे उसके बारे में। जी। तो ये वाली चीज़ है। दूसरा, अध्यात्म वाली चीज़, आप जैसी यंग एज में जिस अध्यात्म की तरफ आप गए हो या जितना आप नॉलेज रखते हो या उसमें भरोसा रखते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमारे जितने भी ऑडियंस है, दर्शक है, बच्चे हैं, उन सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है। उनको अपने बोलना चाहिए कि ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए बच्चों को। तो ये सब चीज़ें बच्चों को जो बहुत बार सुनने में आता इस है। पर मैं सर कुछ पॉइंट ऐड हाँ करना सर, चाहूँगा बताइए। क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो आजकल के बच्चे सर बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, घबरा बिल्कुल, जाते हैं, वही मैं कहने वाला था। हाँ रिजल्ट जी। को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि बच्चा कुछ नहीं करना है यार। आप ना सुबह उठ करके ना 15 मिनट के लिए ध्यान, 15 मिनट के लिए ध्यान, और ध्यान में भी Meditation. आपको, हाँ, मेडिटेशन सर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई ना कि दिन भर रील्स, इंस्टाग्राम, इवन मैं खुद वो काम कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे पता है मैंने ब्रेक लगा करके रखा है कि मेरे को 10 मिनट अगर उसको स्क्रॉल करना है तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगा, और उसमें भी जो मेरे काम की चीज़ें मैं वही देखूंगा। बट आजकल के बच्चों में ऐसा हो गया ना कि इसको देखा, और वो बनाया भी एल्गोरिदम ही इस तरीके से है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेटा थोड़ा सा इन आप लोगों को, बच्चों जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो आप थोड़ा सा, आई वुड से कि आप तुरंत के तुरंत नहीं बन जाओगे, आपका तुरंत ध्यान नहीं आएगा, लेकिन रोज़ की 15 मिनट की प्रैक्टिस अगर आप करते हो ना, इट विल सीरियसली चेंज योर थॉट्स। एंड सर जनरली ये काम करता है। लाइक 2 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरे लाइफ में बहुत सारे ब्रेक आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, बट मुझे ये भी पता चलता रहता है कि यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और वो अध्यात्म के साथ जब इंसान जुड़ता है तो ही समझ में आता है कि यार ठीक है, डिप है तो ऊपर अभी आप जाने वाले, ऊपर हो तो थोड़ा सा नीचे जाओगे। लेकिन अगर वही अध्यात्म आपके लाइफ में ना हो, मेडिटेशन ना हो, तो आपको लगेगा अरे यार मैं गिर गया, अब क्या होगा, अगर ये मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, तो आता ही नहीं है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा रूट लेवल पर जुड़े रहो तो आपको लगता है कि यार ये नहीं है तो नेक्स्ट बहुत बड़ा आने वाला है। तो वो चीज़ सर बहुत बेनिफिट सर देता है। ये जो आप बातें बता रहे हो ना, ये बातें लगभग लोगों को पता होती है। जैसे मुझे पता है, आपने कहा मैं 2 साल से कर रहा हूँ, बिल्कुल सर। मैं 4 साल से कर रहा हूँ मेडिटेशन, मतलब करने की कोशिश कर रहा हाँ हूँ, जी। आज तक नहीं कर पाया हूँ। तो बच्चों के साथ रोज ये चलता है कि आज ये काम नहीं हो रहा है, कल मॉर्निंग से करना है। हाँ मुझे जॉगिंग जाना है, मॉर्निंग वॉक पर जाना है, उसके लिए बस मैं जूते परचेज कर पाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ नए जूते खरीदेंगे तब से जाएंगे। तो वो उसके लिए- एग्जीक्यूशन नहीं है, वो वो उसका बहुत सारे लोगों का नहीं है। उसका सबसे आप बड़ा वो कर problem- पाते हाँ। हैं, और इस दोनों में कितना बड़ा गैप है? गैप सर सब बहुत सिंपल सा है। लाइक आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दी है। अगर आपने अपने लाइफ में प्रायोरिटी हेल्थ को दिया है, तो चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी, आप 10 मिनट्स के अपने लिए बैठोगे। मुझे लगता है सर हम बहुत कुछ अचीव कर लें, लेकिन अगर अंदर से हम हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है ना, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वॉट एवर वी हैव। अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम प्रायोरिटी दे दें कि यार 10 से 15 मिनट रोज़ मुझे अपने हेल्थ को देना है, माइंड को देना है, तो वो अपने आप आने लगेगा। और रात को सोते समय फीड करके सोइए। जनरली हम सब की लाइफस्टाइल, इवन मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी ही थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ाना है, ये सब चल रहा है, कैसे मैं न्यूमेरिकल्स को ईजी कर दूंगा, ये कॉन्सेप्ट को मैं कैसे ईजी कर दूंगा, वो चलता था। बट पिछले 2 साल से मैंने क्या करा है, पढ़ाने का काम पहले सोचता हूँ, लेकिन उसके सोने से ठीक पहले थोड़ा सोच लिया कि मुझे इतने बजे उठना है और मुझे उठ करके प्रैक्टिस करनी है। तो वो मैं अपने टास्क में पहले रखता हूँ कि मुझे उठ करके क्या करना है। योगा करना है तो करना है, सूर्य नमस्कार करना है तो करना है, मेडिटेशन करना है तो करना है। तो दैट कीप्स यू मूविंग, वो आपको चलाता है। कुल मिला के सर, आपसे जितनी बातचीत हुई, आपकी इन बातचीतों में बेसिकली जो हमारे दोस्त हैं, ऑडियंस है, बच्चे हैं, सुनने वाले, उनके सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं। वो बातें सबसे पहली तो यही है कि प्लानिंग कम करनी है, एग्जीक्यूशन ज़्यादा। सर ने बोला अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, उसके बाद मेडिटेशन करना है, और फिर अपने प्रोडक्टिव डे बनाना है, अपने दिन को अच्छा बनाना है। उसकी शुरुआत मेडिटेशन से बेहतर या योगा से बेहतर शायद से नहीं हो सकती है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है राइट किसी भी चीज़ का। और थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़िए। ये चीज़ें ऐसी है जो आपको शायद जो एक वर्ड है डिप्रेशन वगैरह, उससे ठीक दूर है, रखेगी, उससे दूर रखेगी, काफ़ी दूर रखेगी। और पढ़ाई में आप ज़्यादा अपना प्रोडक्टिव दे पाएंगे, ज़्यादा फोकस्ड रह पाएंगे, ज़्यादा फोकस्ड रह करके स्टडी कर पाएंगे। सर जितना मुश्किल नीट जेई इनको बना रखा है, क्या सच में ये इतने मुश्किल एग्जाम है, इतने टफ एग्जाम है? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा प्रॉपर, अब उसका एक शेड्यूल अगर फिक्स हो और उसको एक प्रॉपर मेंटोर मिल जाए, गाइडेंस उसको जहाँ से मिल रहा है, और वो उसी हिसाब से अपने आप को ढाल ले, तो मुझे लगता है कि वो आसानी से कर सकता है। हालांकि हर बच्चे का कैलिबर अलग अलग होता है, बिल्कुल, लेकिन सिस्टम जो उसके पास है, मेंटोरशिप उसके पास जो है, और जिस टाइम टेबल को फॉलो करता है, ये चीज़ उसको जीत दिला सकती है। तो सर ने आज के शो पर बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स का शायद से दिन बना दे ये पॉडकास्ट सुनने के बाद। और अपनी जीवन में अगर उसका इन बातों को अप्लाई करता है, इन बातों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इनको फॉलो करता है, तो शायद से आने वाले टाइम में बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है, अच्छा एक डॉक्टर और इंजीनियर भी बना सकती है। सर अभी मेरा फोकस ये था कि फिजिक्स ने इस बार बच्चों को काफ़ी परेशान किया था, तो फिजिक्स के टीचर होने के नाते मैंने सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी। मैंने कहा सर को बुलाते, सचिन सर को बुलाते, ताकि बच्चों में एक मोटिवेशन आए। सर एक डर का माहौल है बच्चों में, फिजिक्स को लेकर थोड़े डरे हुए हैं। इस बार जैसा पेपर आया, नेक्स्ट ईयर कहीं ऐसा पेपर ना आ जाए, तो क्या ये बात सच है कि फिजिक्स का पेपर अभी इसी तरह का आने वाला है? सर बहुत सिंपल सा शब्द में मैं कहूँगा, फिजिक्स के पहले वाले लेटर में ही पी छुपा हुआ है। पी फॉर प्रैक्टिस, पी फॉर प्यार एंड पी फॉर फिजिक्स। जो बच्चा फिजिक्स को प्यार से प्रैक्टिस करता है ना, फिजिक्स उसकी हो जाती है। प्रॉब्लम यही है कि कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में कमी है।
जिन बच्चों को टफ लगता है उनका अभ्यास कच्चा है, वो सोचते हैं कि ये मास्टर अगर हमें पढ़ा देगा, घोल के पिला देगा और वही मैं करके चला जाऊँगा तो सब कुछ बेहतर है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखिए कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। अब बच्चा सोचता है कि ये पढ़ाया बस मैं इसको रट लूँ हो जाएगा, नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे मत जाइए और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर प्रैक्टिस है तो टफ से टफ एग्जाम, टफ से टफ पेपर भी आसान है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इजी पेपर भी उन्हें टफ लगेगा। हर साल गालियाँ देंगे बच्चे, देते ही है, पेपर टफ आएगा तो देना ही है, पेपर इजी आया बट जो बच्चा पढ़ा नहीं वो बोलेगा इसने जो पढ़ाया वो आया ही नहीं। तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं कमी है सर, वो अपना जो एग्ज़ाम होता है तो उनकी जो कमियां होती हैं वो टीचर पर लाद देते हैं। इस बार एग्जाम के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि बहुत सारे टीचर ने क्लेम कर दिया था यूट्यूब चैनल पर या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पढ़ा रहे थे कि बेटा जो मैंने पढ़ाया है वहीं से पेपर आएगा। और पर्टिकुलरली क्योंकि केमिस्ट्री में उतने क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे, बायो में पेपर लेंथी था लेकिन आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं था, तो केमिस्ट्री और बायो वाले लोगों की तो लोगों ने बात नहीं की, लेकिन फिजिक्स वाले लोगों के बारे में काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने ये गलत क्लेम किया, बताइए आपने पढ़ाया वहाँ से, कहाँ से पेपर आया, मतलब पूरा पेपर कम से कम आपके पढ़ाए हुए में से नहीं आया, तो इतना नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बताना चाहिए। आपका इस पर क्या रुख है, क्या कहना चाहते हैं सर? ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें एज अ टीचर कभी भी ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस यही आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं उनको गलत मैसेज दे रहा हूँ, तो फिर वो बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, वो बोलेगा कि यार ये टीचर ने जितना पढ़ाया बस मुझे यही करके जाना है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर टीचर ये कहता है कि बेटा इसी रिलेवेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, एंड नो डाउट सर हर टीचर जो पढ़ाता है ना, क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसके पढ़ाए हुए चीज़ों से ही आता है, तो उसमें कहना गलत नहीं है कि मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा, लेकिन द वे पीपल आर सेइंग, द वे द टीचर आर सेइंग कि नहीं एनटीए की औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम देख लेंगे यही आएगा, तो वो चीज़ गलत है सर। एज अ टीचर आई वुड से कि हम बच्चों को होप दें, बिल्कुल देना चाहिए सर, क्योंकि क्या पता कहीं ना कहीं उसी होप की वजह से बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन में आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि एटलीस्ट यार ये टीचर कह रहा है चल मैं एटलीस्ट उतना तो पढ़ूँ, तो वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बोला जाता है वो गलत है। अब जैसे मैं ही बोल दूं कि मेरा 1 मिलियन चैनल है, मैं जो कराऊंगा वही आएगा, मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटापन है सर। मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी वेरी हम्बल, एंड आप जितने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं आपको और भी ज़्यादा उतनी हम्बलनेस के साथ चीज़ें रखनी चाहिए, ताकि और से और लोग आपको अपना मोटिवेशन और आपको अपना इंस्पिरेशन के तरीके से देखें। तो किस तरीके से हम चीज़ों को रखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या बोलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, टीचर जो पढ़ाता है वहीं से आता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भारी बोल करके कि औकात और ये सब वर्ड सर, आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड सर। मतलब बोलने का तरीका जो था हाँ, वो लोगों का क्योंकि उसमें एक उम्मीद है। सर मुझे एक बात तो लगती है, एक टीचर जो साल भर मेहनत करके पढ़ाता है, अपना खून पसीना लगाता है, तो वो इतना तो बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को ये नहीं बोलेगा कि जो मैंने पढ़ाया वहीं से पेपर आएगा, तो बच्चा भी उसको उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, हाँ, तो टीचर का ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि पेपर अनप्रेडिक्टेबल भी तो था। बिल्कुल ऐसा नेक्स्ट ईयर या इस साल केमिस्ट्री वालों के साथ भी हो सकता था, किसी के भी साथ, बायो वालों के साथ भी हो सकता था। राइट। ठीक है, तो ये जो ट्रोलिंग चलती है ना बाद में, वो तो बहुत गलत है। पक्ष में मैं सर इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वही टीचर जो बेचारे बोले हैं कि जिनका इतना ट्रोलिंग हुआ, वही टीचर 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाए हैं, बिल्कुल बच्चे उनके फ़ैन हैं, नो डाउट अबाउट इट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बच्चों की सर कमी है, एंड बच्चों के साथ साथ मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे जहाँ पर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी लोग आकर के जो उनसे थोड़े से नीचे हैं, थोड़े से क्या मतलब बहुत नीचे हैं, वो भी उभर करके आके बोलेंगे कि देखा इसने ऐसा बोला था, ये हुआ। तो ट्रोलिंग सर ये नहीं होना चाहिए। शायद उसका कुछ मोटो ये रहता हो कि कुछ व्यूज एग्जैक्टली, तो वो चीज़ सर डेफिनेटली बहुत गलत है सर, वो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सचिन सर, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारे दर्शक हैं, बच्चे हैं, पर्टिकुलरली उनको काफ़ी बातें आपने बताई, शायद वो इसको अगर अपने जीवन में उतारते इन बातों को तो अच्छे लेवल पर बच्चे जा सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। अब रिजल्ट आ गया है, सब कुछ क्लियर है बच्चों को। जिन बच्चों को कॉलेज मिल रहा है वो कॉलेज जाने की तैयारी करें, काउंसलिंग की तैयारी करें। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है वो 2026 के लिए अपनी कमर कस ले और एक बार फिर लग जाए पूरे डेडिकेशन के साथ। और हम लोग, मैं, सचिन सर और ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ लगे रहेंगे। विश यू गुड लक। थैंक यू, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।